हिंदी का एक टॉपिक लेके आए हैं जो बहुत ही मोस्ट है और जहाँ से प्रश्न बनना बहुत लाजमी होते हैं, क्योंकि यदि हम इस टॉपिक के बिना हिंदी अधूरी सी रहती है। तो आज हम चर्चा करेंगे समास पर। समास किसे कहते हैं, समास क्या है, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम समास की परिभाषा देख लेते हैं कि जो समास शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, शम धन अस। आस माने होता है बैठाना, सम माने होता है अच्छी तरीके से। जब दो शब्द मिलकर एक हो जाते हैं तो इसे समास कहते हैं। अर्थात एक परिभाषा कि जब दो शब्द मिलकर एक हो जाते हैं। अब लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दो शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं। दो शब्दों के मेल को समास कहा जाता है। दो शब्दों के मेल को क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है। कि जब दो या दो से अधिक, ये भी हो सकता है कि दो से अधिक शब्द भी हमारे आ जाएं तो भी उसे हम समास कहते हैं। इसकी एक परिभाषा और आती है, दो पदों के मेल को, दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। पदों के, दो या दो से अधिक पदों के मेल को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। तो ये हमारी समास की परिभाषा थी कि जब कोई शब्द, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक हो जाते हैं तो उसे हम समास कहते हैं। हम चलते हैं समास के कितने भेद होते हैं। अब सबसे पहले हम पदों की बात करते हैं, क्योंकि अगर हम समास के पदों की बात करेंगे तो समास में दो पद होते हैं। एक होता है पूर्व पद और दूसरा होता है भैया उत्तर पद। एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। पूर्व पद का मतलब होता है पहले का पद, पहले वाला पद, यानी शब्द, पहले वाला शब्द। इसे कहीं कहीं खंड भी कहलाता है। क्या कहा जाता है, खंड कहा जाता है। ये होता है बाद वाला खंड, बाद वाला शब्द या खंड। इन्हीं खंडों के आधार पर समास के भेद निश्चित किए जाते हैं। इन खंडों के आधार पर हमें बताया जाता है कि समास के में कौन सा पद प्रधान होने पर कौन सा समास किस नाम से जाना जाएगा। तो इस पे हम चर्चा करते हैं। तो जो पहले वाला पद है उसे पूर्व पद कहते हैं, बाद वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। तो मतलब समास में दो पद होते हैं। इन दो पदों के आधार पर समास के भेद को निश्चित किया जाता है। तो अब हम लोग चर्चा करते हैं समास के भेद या समास के प्रकार। समास की भेद, समास के कितने भेद होते हैं, तो भैया समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। पहले मैं सभी भेदों को आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम समास के जो भेद हैं उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि समास के जो 6 भेद हैं वो कौन कौन से भेद हैं। सबसे पहले है अव्ययी भाव भेद, अव्ययी भाव समास। अब देखिए, अभी जब हमने पद की चर्चा की थी तो जो अव्ययी भाव समास है भैया वो हमारा पूर्व पद प्रधान है। पूर्व पद प्रधान मतलब जिस समास के पहले पद से अर्थ निकाला जाए उसे हम कहते हैं पूर्व पद प्रधान एक समास।
दूसरा आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास ये कैसा है? ये भैया उत्तर पद प्रमुख समास है। इन उत्तर पद प्रधान, सीधा लिखें उत्तर पद प्रधान समास। तो जो उत्तर पद प्रधान है इसका मतलब होता है कि यदि हमें कोई अर्थ निकालना है तो उत्तर पद से निकाला जाता है। जैसे पूर्व पद में हम कह दें यथाशक्ति, तो शक्ति के अनुसार अर्थ निकला यथा से। उत्तर पद में हम कह दें चिड़ी मार, तो शब्द निकलेगा चिड़ियों को मारने वाला, तो उत्तर पद से अर्थ निकलेगा। फिर आता है आपका तीसरा समास, आता है आपका द्विगु समास। द्विगु समास। द्विगु समास ये प्रथम पद प्रधान है। प्रथम पद प्रधान, लेकिन प्रश्न है प्रथम पद संख्यावाची होना चाहिए। प्रथम पद प्रधान है लेकिन प्रथम पद संख्यावाची होना चाहिए। संख्यावाची हो, यानी जिस समासित पद का पहला पद संख्यावाची हो, अर्थ पहले पद से निकले लेकिन प्रथम पद कैसा हो? संख्यावाची हो, और उत्तर पद एक समूह का बोध कराता है, तो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। तो आपने देखा कि जैसे हम कहें इत तारा, एक तारा, पंचवटी, 5 वट वृक्षों का समूह। तो जिस समासित पद का प्रथम पद तो प्रधान हो लेकिन प्रथम पद संख्यावाची भी हो, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। तीसरा आता है आपका, चौथा आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जिस समासित पद का, अब इसके दोनों पद प्रमुख होते हैं, इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। कैसे होते हैं भैया? दोनों पद प्रधान होते हैं। इसके जो दोनों पद होंगे वो प्रधान होंगे, तो इसे कहते हैं हम द्वंद्व समास। जैसे माता पिता, माता और पिता, ये दोनों पद स्वतंत्र होते हैं और दोनों पद प्रमुख होते हैं, दोनों पदों से अर्थ निकलता है, तो इसलिए इसे हम कहते हैं द्वंद्व समास। पांचवा है आपका कर्मधारय समास। ये भी प्रथम पद प्रधान है। प्रथम पद प्रमुख, लेकिन किसी की विशेषता बताई, किसी की विशेषता बताई। प्रथम पद प्रधान है लेकिन किसी पद की, किसी की विशेषता बताई। जैसे नील कमल, नीला कमल, तो जो नील कमल है वो प्रथम पद है और प्रथम पद से ही इसकी विशेषता बताई जाती है। छठवां है आपका बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास ये कैसा है? ये भी देख लीजिए। ये अन्य पद प्रमुख है। कैसा है? अन्य पद प्रमुख, यानी कि कोई अन्य पद जब इस समास की विशेषता बताता है। जैसे हमने कहा चक्रपाणी, तो चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात जब कोई तीसरा पद विष्णु बने रह जाते तो उसे हम कहते हैं आपका बहुब्रीहि समास। ये थे समास के 6 भेद। अब हम चलते हैं आपके समास के पहले अव्ययी भाव समास पर। हम किस पे चलेंगे? अव्ययी भाव समास पर। अव्ययी भाव समास जिसे कहते हैं, इसको हम चर्चा करते हैं और यहीं से हम आपको अव्ययी भाव समास लेके चलते हैं। अव्ययी भाव समास। सबसे पहले अव्ययी भाव की परिभाषा समझते हैं। जिस सामासिक पद का, प्रश्न है आपका, परिभाषा है जिस सामासिक पद का प्रथम पद प्रमुख हो, यानी अर्थ कहाँ से निकले? प्रथम पद से। जिस सामासिक पद का
प्रथम पद प्रमुख होता है उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यानी अर्थ हमें कहाँ से निकलेगा, प्रथम पद से। जैसे शब्द है यथाशक्ति, यथाशक्ति, तो जब विग्रह करेंगे हम तो शब्द हो जाएगा शक्ति के अनुसार। इसे कह सकते हैं जैसी शक्ति हो, एक इसका विग्रह और होगा जैसी शक्ति हो। तो आपने देखा शक्ति के अनुसार। जैसे शब्द है प्रतिदिन, प्रतिदिन, तो प्रत्येक दिन। तो जिस समासिक पद का पहला पद अव्यय होता है, यानी अव्यय शब्द भी समझ लेते हैं, अव्यय वो शब्द होते हैं जो शब्द हमारे बदलते नहीं हैं, लिंग वचन कारक के अनुसार जिन पे परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं या उन्हें अव्यय कहते हैं। अब अव्ययी भाव समास होता कहाँ कहाँ है? एक तो ये होता है कि जिस समासिक पद का प्रथम पद प्रमुख हो और अव्यय हो। अब इसके अलावा यदि देखिए अव्ययी भाव समास कहाँ कहाँ हो सकता है, हम सबसे पहले इस पर चर्चा करेंगे कि यदि हम किसी संज्ञा शब्द को, संज्ञा शब्द की, संज्ञा शब्द की आवृत्ति होने पर, किसी संज्ञा शब्द की आवृत्ति होने पर अव्ययी भाव समास होता है। जैसे हम कह दें गली गली, गली गली, घर घर, घर घर, तो देखिए घर ही घर में, गली ही गली में, द्वार द्वार, द्वार द्वार। तो जब हम किसी संज्ञा शब्द की आवृत्ति करेंगे, कोई संज्ञा शब्द एक से अधिक बार आता है, तो भी वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। इसका जो विग्रह होगा गली ही गली, घर ही घर, द्वार ही द्वार। तो ऐसे शब्द जब हम किसी संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति करते हैं तो भी वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। अगली चर्चा करते हैं हम किसी, इसको मैट देते हैं हम लोग और दूसरा उदाहरण लिखते हैं किसी क्रिया शब्द की आवृत्ति करने पर। किसी क्रिया शब्द को हिंदी में लिखते हैं दुह, दोहराने पर भी अव्यय, दोहराने पर भी अव्ययी हो जाता है, अव्ययी भाव समास हो जाता है। क्या हो जाता है? समास हो जाता है। यदि हम किसी क्रिया शब्द की तो दो बार दोहरा दें तो भी वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। जैसे चलते चलते, चलते चलते, रोते रोते, गाते गाते। विग्रह करते हैं तो चलते ही चलते, विग्रह क्या होगा? चलते ही चलते। इसका होगा रोते ही रोते, गाते गाते, गाते ही गाते, हंसते हंसते, हंसते ही हंसते, बैठे बैठे, बैठे ही बैठे। तो जब हम किसी क्रियापद को एक से अधिक बार लाते हैं तो भी वहाँ कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी क्रियापद के बाद आता है आपका यदि हम किसी विशेषण पद को दोहराते हैं, किसी विशेषण शब्द को दोहराते हैं। किसको दोहराएंगे हम? किसी विशेषण शब्द को। किसी विशेषण शब्द को
दोहराने पर अव्ययी भाव समास होता है। किसी विशेषण शब्द को दोहराने पर भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे मीठे, मीठे, मीठे ही मीठे, काले, काले, काले ही काले, लाल, लाल, लाल ही लाल। तो आपने देखा कि यदि हम किसी संज्ञा शब्द को दोहरा दें, किसी क्रिया शब्द को दोहरा दें, किसी विशेषण शब्द को दोहरा दें, जैसे और देख लेते हैं, किसी संज्ञा शब्द को दोहरा दें, किसी सर्वनाम शब्द को, अपने अपने, तुम, तुम ही तुम, हम ही हम, हमें हमें। तो जब हम किसी शब्द को 2 बार दोहराते हैं तो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। उसे क्या कहेंगे हम? अव्ययी भाव समास कहते हैं। और ये समास अव्यय किसे कहते हैं? जिस समासित पद का पहला पद अव्यय होता है उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अच्छा, अव्यय का मतलब क्या होता है? जिस समासित पद पर किसी लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो अव्यय का मतलब होता है कि ऐसे शब्द जिन पर काल का, लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। दूसरा शब्द आता है कि क्रियाओं को, अब हमने कह दिया कि सर्वनाम को यदि दोहरा दें, हम किसको दोहरा दें? सर्वनाम को दोहरा दें। सर्वनाम को दोहराने पर, सर्वनाम को दोहराने पर भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे आप, आप ही आप, कोई, कोई, कोई ही कोई। तो ऐसे शब्द जिनको हम दोहराते हैं। अच्छा, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो अव्यय होते हैं, यदि उन्हें हम दोहराते हैं तो भी अव्यय भाव समास हो जाता है। यदि किसी अव्यय शब्द को दोहराने पर, किसी अव्यय शब्द को दोहराने पर भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे धीरे धीरे, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, तो धीरे धीरे, तो अव्यय शब्द है धीरे धीरे, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो दोहराना शब्द होता है, दोहराना है। यदि हम किसी शब्द को दोहराने पर भी, देखिए शब्द तो शुद्ध शब्द है, देखिए दोहराने पर, दोहराने पर जब हम किसी शब्द को दोहराते हैं यानी दोबारा कहते हैं, शब्द दोबारा होता है, तो दोहराने ये शब्द गलत है, शब्द है दोहराने पर, दोहराने या दोहराने एक ही शब्द होता है। तो दोहराने या दोहराने पर भी अव्ययी भाव समास हो जाता है। जैसे हमने कहा कि धीरे धीरे, पुनः पुनः, आज कल, देखिए आज कल, तो आज या कल, आज ही कल। तो ऐसे शब्द जो अव्यय होते हुए भी यदि उन्हें हम पुनरावृत्ति करते हैं तो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। इससे कुछ उदाहरण और देख लेते हैं हम लोग। मैं पूरे अव्ययी भाव समास के उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे अगला शब्द है हमारा धड़ाधड़, धड़ाधड़, तो अब इसका विग्रह क्या होगा? धड़ धड़। इसका विग्रह क्या होगा? धड़ धड़, धड़ धड़, ये इसका विग्रह हो गया धड़ धड़। जीवन पर्यंत या आजीवन, आजीवन, जीवन पर्यंत, यथाशक्ति, यथा समय, यथा भाव, आजन्म, आजीवन, अकारण, अधिक लेते आ मरण, तो मरने तक या जब तक जीवन है, तो इसे कहते हैं हम अव्ययी भाव समास। आज आपने पढ़ा अव्ययी भाव समास। हमारा जो कल का वीडियो होगा वो होगा तत्पुरुष समास का। एक समास हम आपको प्रतिदिन पढ़ाएंगे
और आशा करते हैं कि आपको अव्ययी भाव समास समझ में आया होगा। धन्यवाद।